गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग थर्ड लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थर्ड लेक्चर हम लोग का होगा सूर्यातप पर। सूर्यातप के ऊपर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई बहुत स्मूथली चलती रहे। साथ में आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग का टॉपिक है आज सूर्यातप। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी कि सूर्य से विकिरित ऊर्जा जो पृथ्वी के वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है, इसी की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक पे जाने से हम देखते हैं कि सूर्यातप यानी कि सूर्य से ऊष्मा का उत्सर्जन कैसे होता है। सूर्य एक तारा है और इसके केंद्र में अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन लगातार हीलियम के रूप में परिवर्तित होता रहता है और इससे बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यही ऊर्जा केंद्र से परिधि की तरफ संवहन एवं चालन विधि द्वारा पहुंचती है। सूर्य के बाहरी परत को हम लोग कहते हैं कोरोनोस्फेयर, यानी कि फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल, और बाहरी परत से फोटान के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है और यही सूर्य से विकिरित ऊर्जा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है, जो पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट का मतलब होता है कि सूर्य के बाहरी परत से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा निश्चित है, जो प्रत्येक वर्ग इंच लगभग 1,00,000 हार्स पावर के बराबर होती है। यानी कि सूर्य के बाहरी परत से प्रत्येक वर्ग इंच पर 1,00,000 हार्स पावर के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होती है और पृथ्वी के वायुमंडल में जो पहुंचने वाली ऊर्जा है वो भी लगभग निश्चित होती है, जो 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। यानी कि सूर्य से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा की मात्रा भी निश्चित है और पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल पर पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा भी निश्चित है। इसी को कहते हैं सौर्य स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट। अब आते हैं हम सूर्य से विकिरित ऊर्जा के बारे में। जितनी भी सूर्य से ऊर्जा विकिरित होती है उसका मात्र 1/2 अरबवां हिस्सा, यानी कि जितना भी सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, विकिरण होता है, उसका मात्र 1/2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। लेकिन यह ऊर्जा की मात्रा भी लगभग 23 ट्रिलियन हार्स पावर के बराबर होती है। यानी कि सूर्य से निकलने वाली या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा का बहुत छोटा हिस्सा भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इस रूप में पृथ्वी ऊर्जा प्राप्त करती है सूर्य से। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो सूर्यातप होता है, सूर्यातप की विभिन्नता ही पृथ्वी के धरातल पर मौसम और जलवायु की विभिन्नता का मुख्य कारण होती है। यानी कि सूर्यातप की मात्रा में भिन्नता नहीं होती तो पृथ्वी पर जलवायु और मौसम की उत्पत्ति भी इस रूप में नहीं होती जिस रूप में हमें आज दिखाई पड़ती है। तो सूर्यातप में होने वाली विभिन्नता ही पृथ्वी पर मौसम और जलवायु की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। लेकिन यह सूर्यातप की मात्रा कई कारणों से प्रभावित होती रहती है। तो उन कारणों के बारे में चर्चा करते हैं कि सूर्यातप को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला कारक होता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, यह होता है कि पृथ्वी के धरातल पर सूर्य की किरणें किस कोण पर आकर स्ट्राइक करती हैं या पड़ती हैं। चूँकि हम देखते हैं ग्लोब पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, तो देखते हैं इसमें कि पृथ्वी
एक लगभग गोलाकार है, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है। इसके शेप को ही जियोड कहा जाता है। जियोड मतलब होता है इस एक स्पेसिफिक शेप, यानी कि अर्थ, और यही पृथ्वी का शेप है, जो किसी अन्य वस्तु का शेप नहीं है। तो पृथ्वी पर क्या होती है कि सूर्य की किरणें कहीं लंबवत पड़ती हैं, तो कहीं तिरछी पड़ती हैं, कहीं बहुत ज़्यादा समानांतर यानी कि बहुत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं। तो पृथ्वी के धरातल पर जो सूर्य की किरणें हैं वो विभिन्न कोण पर आकर स्ट्राइक करती हैं, और विभिन्न कोण पर स्ट्राइक करने के कारण इनमें ऊर्जा की यानी कि इंटेंसिटी की अलग अलग मात्रा होती है। जैसे अभी हम देखते हैं कि यदि सूर्य की किरणें पृथ्वी के धरातल पर लंबवत पड़ेंगी तो उस समय इंटेंसिटी ऑफ हीट ज़्यादा होगी। जैसे हम देखते हैं कि यदि 90 डिग्री के कोण पर आकर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो इस दशा में क्या होता है कि किसी बिंब द्वारा या किसी कॉलम द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। अगर 90 डिग्री कोण पर कोई आकर सूर्य की किरण हिट करती है, स्ट्राइक करती है, तो वो 1 यूनिट के बराबर एरिया कवर करेगी। लेकिन जैसे ही कोण में परिवर्तन होगा और यह कोण 45 डिग्री पर आ जाएगा तो वैसे ही जो एरिया कवर करेगी इतनी ही किरण एरिया इसका 1.4 गुना अधिक एरिया कवर करेगी। यानी कि यहाँ पर गहनता ज़्यादा है, इंटेंसिटी ऑफ हीट ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ हीट कम हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है और यहाँ पर सरफेस एरिया एक्सपैंड हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो यहाँ पर ऊष्मा की प्रभावितता या जो गहनता है वो कम हो जाती है 45 डिग्री पर। और इसी प्रकार यदि यह कोण 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर सूर्य की किरणें अगर पृथ्वी के धरातल पर पहुँचती हैं तो यह एरिया जो कवर करेंगी वो इस एरिया का दुगुना कवर करेंगी, यानी कि उतनी ही किरण यहाँ दुगने स्थान पर फैल जाएगी। तो इससे इंटेंसिटी ऑफ हीट और कम हो जाएगी, यहाँ से यहाँ आधी हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ हीट। तो इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पर जो ऊष्मा का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। और यदि 0 डिग्री कोण पर लगभग समानांतर आकर हिट करेगी तो यह इसके 45 गुना अधिक एरिया को कवर करेगी, यानी कि यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तो पहला तो है इंटेंसिटी ऑफ हीट को प्रभावित कौन करता है? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतन कोण सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करता है। इसको देखेंगे कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएंगी। यही कारण है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर जाने पर सूर्यातप की मात्रा कम होने लगती है। तो पहला कारण था आपतन कोण। अब हम आते हैं दूसरे कारण की ओर। दूसरा कारण है दिन की अवधि, और यह संबंधित है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव से। यानी कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण दिन की अवधि यानी कि दिन की लंबाई में फ्लक्चुएशन आता है, यानी कि उतार चढ़ाव आता रहता है। ये कैसे होता है इसको ध्यान में देते हैं। यदि यहां पर मान लिया जाए कि सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार परिपथ में चक्कर लगाती है। यहां पर पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी और यहाँ पर पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है इस तरह से, और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी का क्या होगा कि कभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होगा तो कभी पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होगा। जैसे पृथ्वी जब यहाँ होगी तो उत्तरी गोलार्ध जो होगा वो सूर्य के सामने होगा,
और यही पृथ्वी जब यहाँ चली जाएगी चक्कर लगाते हुए, तो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होगा। जब पृथ्वी यहाँ होगी तो सूर्य के सामने ये पृथ्वी का भाग होगा और इस प्रकार भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी। और जब यहाँ पहुँच जाएगी पृथ्वी तो भी सूर्य के सामने पृथ्वी का भूमध्य रेखीय क्षेत्र ही पड़ेगा। यानी कि इसमें क्या होगा कि पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण अक्षीय झुकाव और साथ में वार्षिक गति जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है के कारण दिन की अवधि में परिवर्तन आएगा। इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश कर्क रेखा है और दक्षिण में 23.5 अंश मकर रेखा है। इसी प्रकार यहाँ पर भूमध्य रेखा, इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। इसी प्रकार यहाँ भी भूमध्य रेखा, उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। ये जो स्थिति होगी ये होगी 21 जून को, ये जो स्थिति होगी ये होगी 22 दिसंबर को, और ये जो स्थिति होगी ये होगी 21 मार्च को, और ये जो स्थिति होगी वो होगी 23 सितंबर को। यानी कि वर्ष में 2 दिन ऐसा होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, यानी कि यहाँ पर लंबवत पड़ेंगी 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो इस 2 दिन 23 सितंबर और 21 मार्च को पूरे भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण दिन की लंबाई समान होगी और इसी प्रकार रात्र की लंबाई भी समान होगी। लेकिन जब पृथ्वी इस अवस्था में होगी यानी कि 21 जून को, तो उस समय सूर्य की किरणें लंबवत कर्क रेखा पर चमकेंगी और कर्क रेखा से जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दिन की लंबाई यानी कि अवधि भी बढ़ती जाएगी और उत्तरी ध्रुव के पास जाकर दिन की लंबाई लगभग 6 महीने लंबी हो जाएगी। यानी यहाँ पर 24 घंटे सूर्य चमकेगा और लगातार 6 महीने तक चमकता रहेगा। और इसके विपरीत में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि घटती जाएगी और ध्रुवों पर जाकर दिन की अवधि 0 हो जाएगी और यहाँ पर लगभग 24 घंटे ही रात रहेगी जो लगातार 6 महीने तक बनी रहेगी। यानी कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा, जबकि 22 दिसंबर को क्या होगा कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगी और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे बड़ी अवधि होगी और दक्षिणी ध्रुव पर दिन की लंबाई 24 घंटे और लगातार 6 महीने तक बना रहेगा। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि ठीक विपरीत होगा कि यहाँ पर दिन की अवधि कम होती जाएगी और उत्तरी ध्रुव पर सबसे लंबी रात 24 घंटे ही सूर्यास्त रहेगा और 6 महीने तक यहाँ पर अंधेरा छाया रहेगा। लेकिन 2 दिन ऐसा होगा 23 सितंबर और 21 मार्च को जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकेंगी। इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स या विषुव, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं। जाहिर सी बात है कि जितना लंबा दिन की अवधि होगी उतना ही सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा और दिन की लंबाई जितनी कम होगी सूर्यातप की मात्रा भी उतनी ही कम होगी। तो इस रूप में देखा जाए तो सूर्यातप यानी कि दिन की लंबाई सूर्यातप को प्रभावित करती है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ ध्यान रखना है कि पृथ्वी अपने अक्षीय झुकाव के साथ 2 प्रकार की गति करती है। एक पृथ्वी क्या करती है कि अपने अक्ष पर घूर्णन करती है इस तरह से, यानी कि अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और यह घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इस अक्षीय घूर्णन के कारण, अपने अक्ष पे रोटेशन के कारण दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। यानी कि दिन और रात का निर्माण होता है अक्षीय झुकाव के कारण, दैनिक गति के कारण, जिसको कहते हैं अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण। और जब यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है यानी कि रिवॉल्व करती है, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और 23.5 अंश अपने अक्ष पे झुकी होने के साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तब यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है यानी कि मौसम का परिवर्तन होता है। तो दैनिक गति के कारण, जो अक्षीय गति के कारण दिन और रात का परिवर्तन होता है
और वार्षिक गति यानी कि सूर्य के चारों ओर घूर्णन के कारण और साथ में 23.5 अंश झुके होने के कारण मौसम का या ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसमें हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात कर लिए। अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक पे, यानी कि तीसरा कारण क्या है सूर्यातप को प्रभावित करने वाला। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है सूर्यातप को प्रभावित करने वाला, वह है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी में परिवर्तन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार परिपथ इलिप्टिकल पाथ में भ्रमण करती है, तो इस कारण वह कभी सूर्य से पास होती है और कभी सूर्य से दूर होती है। जब पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में परिपथ में चक्कर लगाती है तो पृथ्वी जब यहाँ पर होती है और वही पृथ्वी कभी यहाँ पर होती है। ये सन है और यह पृथ्वी है, यानी कि अर्थ है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 149 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन यह औसत दूरी है 149 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। लेकिन पृथ्वी के वार्षिक घूर्णन के कारण यानी कि दीर्घवृत्ताकार परिपथ में चक्कर लगाने के कारण यह दूरी परिवर्तित होती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है वो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है, यानी कि 147 मिलियन किलोमीटर। और इस दिन को कहा जाता है उपसौर। इसको कहा जाता है पेरिहेलियन, उपसौर। और यह स्थिति जो होती है ये होती है 3 जनवरी को, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और उस दिन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वह 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है, पेरिहेलियन कहा जाता है। इस दशा में क्या होती है? इस दशा में उत्तरी गोलार्ध में जितनी अधिक सर्दी पड़नी चाहिए उससे 7% कम सर्दी पड़ती है उपसौर की स्थिति में। अब आते हैं हम लोग अपसौर की स्थिति। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो उस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वह 152 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। और इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर और इसे कहा जाता है अपहेलियन। और इस दशा में क्या होता है, और यह स्थिति बनती है 4 जुलाई को। और इस दशा में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7% कम गर्मी पड़ती है, यानी कि उपसौर की दशा में उत्तरी गोलार्ध में 7% कम ठंडी पड़ती है, जबकि अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में 7% कम गर्मी पड़ती है। तो ये भी सूर्यातप को प्रभावित करने वाला एक कारक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी में परिवर्तन होना। यद्यपि यह बहुत छोटा कारक है, यह सूर्यातप को प्रभावित करने वाला बहुत कम महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन अब हम आते हैं अगले कारक की तरफ। जो सूर्यातप को प्रभावित करने वाला चौथा मुख्य कारक है, फैक्टर है, वो है वायुमंडल की पारदर्शिता, यानी कि वायुमंडल की पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। हमने देखा है पहले लेक्चर में कि हमारे वायुमंडल में कई प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं जो सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। और इस कंपोनेंट्स में क्या होते हैं? इनमें वायुमंडल में बादल होता है, जलवाष्प होती हैं, गैसें होती हैं और इनमें एरोसॉल होते हैं, धूल कण होते हैं।
तो वायुमंडल में इन तत्वों की जितनी अधिक अधिकता होगी, ये क्या करेंगे, या तो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देंगे, वापस भेज देंगे, या उनको अवशोषित कर लेंगे, अपने साथ आत्मसात कर लेंगे, एसिमिलेट कर लेंगे, या फिर उनको विकीर्ण कर देंगे, उनको कई दिशाओं में विखेर देंगे। तो वायुमंडल में जितने भी ये पार्टिकल्स अधिक होंगे, सूर्यातप की मात्रा उतनी ज़्यादा प्रभावित होगी, और वायुमंडल जितना साफ होगा उतना ही सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचेगी। तो ये वायुमंडल की पारदर्शिता भी सूर्यातप को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है। अब हम अगला जो हम लोग का महत्वपूर्ण कारक है वो है सौर्य कलंक, जिसको कहा जाता है सन स्पॉट। अब ये सौर्य कलंक क्या है, इसको देखते हैं। सौर कलंक, सौर कलंक क्या है कि अभी हमने देखा कि सूर्य के आंतरिक भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, और यहाँ आंतरिक भाग से, केंद्रीय भाग से सूर्य की ऊर्जा संवहन एवं चालन विधि द्वारा इसके परिध पर आती है, यहाँ पर आती है, जिसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। इस फोटोस्फीयर पे क्या होता है, अनेक छोटे छोटे भाग होते हैं सेल्स के रूप में। अभी कुछ दिन पहले नासा ने सूर्य के बाहरी परत की पिक्चर रिलीज की थी, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से छोटे छोटे चमकीले भाग होते हैं, इनको कहा जाता है ग्रैनुलू, और इसके जो हॉट एंड ब्राइट एरिया हैं इनको कहा जाता है फैकुला। तो ग्रैनुलू के चारों ओर एक अंधेरी एरिया होती है, पट्टी होती है अंधकार वाली, इसे ही कहा जाता है सन स्पॉट। जब सन स्पॉट की मात्रा अधिक हो जाती है तो सूर्य से विकिरित ऊर्जा भी बढ़ जाती है, यानी कि सूर्यातप की मात्रा बढ़ जाती है जब सन स्पॉट की स्थिति में वृद्धि हो जाती है। और जब सन स्पॉट की स्थिति में कमी आ जाती है तो इस तरह से सूर्यातप की मात्रा भी कम हो जाती है। तो इस रूप में देखा जाए तो जो सन स्पॉट है वो भी सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जो सन स्पॉट है, अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है कि सन स्पॉट कितनी अधिक मात्रा में सूर्यातप को प्रभावित करता है। इसलिए सन स्पॉट के बारे में अभी कोई बहुत स्पष्ट ज्ञान नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि सन स्पॉट की अपेक्षा जो सौर्य ज्वाला है, जिसको सोलर फ्लेयर कहा जाता है, वो अधिक प्रभावित करती है। लेकिन इसको माना जाता है कि सन स्पॉट भी सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करता है। सन स्पॉट के पहली बार जो सन स्पॉट को देखा था वो गैलीलियो ने देखा था। अब सूर्य के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया जा रहा है। भारत ने भी सूर्य के अध्ययन के लिए एक उपग्रह को भेजा है, उसको आप खोजिएगा और देखिएगा कौन सा उपग्रह है जो सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने भेजा है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये सूर्यातप की मात्रा थी। सूर्यातप क्या है उसके बारे में चर्चा किया है हम लोगों ने। सूर्यातप किस प्रकार से पृथ्वी के मौसम को परिवर्तित करता है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। सूर्यातप की मात्रा को हमने कहा कि सूर्यातप की मात्रा पृथ्वी पर जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। किस रूप में प्रभावित करता है ये देख लेते हैं हम। सूर्यातप की मात्रा वायु के तापमान को प्रभावित करती है, यानी कि सूर्यातप की मात्रा वायु के तापमान को प्रभावित करती है। वायु का तापमान वायु के घनत्व को प्रभावित करता है, और वायु का घनत्व वायु दाब को प्रभावित करती है। यानी कि सूर्यातप की मात्रा वायु दाब को प्रभावित करता है, वायु दाब वायु तापमान को प्रभावित करता है, वायु का तापमान वायु के घनत्व को प्रभावित करती है, यानी कि तापमान, यहाँ पर घनत्व से क्या प्रभावित होता है, वायु दाब प्रभावित होता है, और वायु दाब से वायु प्रवाह, जिसको कहा जाता है पवन प्रवाह, प्रभावित होती है, और पवन में आर्द्रता की मात्रा भी प्रभावित होती है। यानी कि
सूर्यातप की मात्रा वायु के तापमान को प्रभावित करती है, वायु का तापमान वायु के घनत्व को प्रभावित करता है, वायु का घनत्व वायुदाब को प्रभावित करता है, और वायुदाब से पवनों की उत्पत्ति होती है और पवन दिशा का निर्धारण होता है, और फिर आर्द्रता को प्रभावित करती हैं। और देखा जाए तो यही फैक्टर हैं जो मौसम और जलवायु की उत्पत्ति में मेन रोल अदा करते हैं, और इसमें भी तापमान और आर्द्रता मुख्य कारक हैं जलवायु एवं मौसम की उत्पत्ति में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस पर चर्चा की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कुछ टर्मिनोलॉजियाँ हैं, उन टर्मिनोलॉजियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो बार बार हमें या तो अभी तक आई हैं या आएंगी, तो उनके विषय में डिस्कस करेंगे। और इन्हीं के साथ क्लास में ख़त्म करना चाहूँगा आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आप एक प्रश्न दे रहे हैं आपको, आप इसका उत्तर खोजिएगा तो मुझे भी खुशी होगी कि आप काफ़ी पढ़ाई कर रहे हैं। आप ये खोजिएगा कि नाभ की संलयन क्रिया क्या होती है, जो सूर्य में घटती है नाभ की संलयन क्रिया, ये क्या होती है। और साथ में ये भी खोजिएगा कि पृथ्वी, जो अगला टॉपिक हम लोग का है उसको पढ़ने के लिए, कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या होता है, जिस पे आगे चर्चा किया जाएगा हम लोग। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही क्लास हम रहने देते हैं आज। थैंक यू।